उसके बाद दोस्तों दूसरा काम हम कर सकते हैं कि हम फिल्टर आउट करेंगे 2-3 स्टेप में। जैसे कि आईआईटी के लिए जो एडमिशन होता है उसमें पहले मेंस एग्जाम होते हैं। मेंस में भी आजकल 3-4 बार एग्जाम हो रहे हैं। मेरे बेटे के समय से ही शुरू हुआ है, कुछ 20 से, तो उस समय शायद 2 एग्जाम हुए थे। तो बेस्ट ऑफ 2 दोनों में, जैसे कि मैंने बताया 99 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, सेकंड में 98 आया था, तो उसका 99 काउंट हुआ था। तो 2-3 स्टेप में फिल्टर आउट करते हैं। जैसे कि अब 10 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 10 लाख में जो आईआईटी एडवांस होता है, ये तो मेंस हो गया, एडवांस में सिर्फ 2.5 लाख बच्चों को ही एडवांस में अपीयर होने का मौका मिलता है। कहने का मतलब लगभग 7 लाख बच्चे यहाँ फिल्टर आउट हो गए। अब 7 लाख बच्चे में अपने इस रैंक के हिसाब से, जो मेंस में एग्जाम दिए उस रैंक के हिसाब से, उस परसेंटाइल के हिसाब से उसको एनआईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में फिल्टर आउट हो रहे हैं। सेकंड अटेम्प्ट में अगेन जब एडवांस का एग्जाम देंगे, इसमें भी सिर्फ 17,000 बच्चे को एडवांस के रैंक के आधार पे उनको आईआईटी कॉलेज मिलेगा। आईआईटी फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेज है, उसका भी आपस में रैंकिंग है, उसमें भी डिफरेंट ब्रांचेज है, कंप्यूटर साइंस सभी लेना चाहते हैं। तो कहने का मतलब जिस तरीके से एडवांस आईआईटी के लिए 2 लेवल का एग्जाम होता है, उसी तरीके से नीट में भी, जहां पे 27 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, इसमें भी फिल्टर आउट करने का जरूरत है। मतलब फर्स्ट एग्जाम लिए, फिर सेकंड एग्जाम लीजिए। फर्स्ट में आप मान लीजिए कि 50% फिल्टर आउट कर दीजिए, ठीक है, फिर 50% फिल्टर आउट कर दीजिए, फिर सेकंड में भी अगेन 50% फिल्टर आउट कर दीजिए, फिर थर्ड एग्जाम ले लीजिए। लेना पड़ेगा अगर ऑनेस्टली एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार में पॉसिबल नहीं है 27 लाख को फिल्टर आउट करना ठीक से। और इससे ये भी फायदा होगा कि लड़के को अगर वो करप्ट है, वो स्कैम कर रहा है, उसके खुद लड़का करप्ट है या उसके पेरेंट के साथ में मिली भगत कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर वाले मिली भगत कर रहे हैं, एनटीए का स्टाफ मिली भगत कर रहा है, तो उसको बार बार मिली भगत करना पड़ेगा। और चूंकि वो बार बार करेगा तो किसी न किसी स्टेप पे वो लड़का भी पकड़ा जाएगा, एनटीए का स्टाफ भी पकड़ा जाएगा, एग्जाम सेंटर जहां मैनेज हो रहा है वो भी पकड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार उसको फिल्टर आउट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं एक टफ भी डिसीजन दूंगा। मैं एक आम आदमी हूं, टफ डिसीजन बोलने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप भी उससे एग्री करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब जिस तरीके से आईआईटी में एडमिशन के लिए 2 चरण में एग्जाम होते हैं, उसी तरीके से मेडिकल में भी एग्जाम होने के लिए, डॉक्टर जो बच्चे बन रहे हैं उनके लिए भी आप 2-3 चरण में, 2-3 स्टेप्स में एग्जाम लीजिए, सो दैट कि जो एक्चुअल में स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो फिल्टर आउट होके लास्ट में बचे, ठीक है। 30,000 आई थिंक मेडिकल के लिए अच्छा सीट माना जाता है। जो 30,000 रैंक तक आते हैं उन्हीं को सरकारी कॉलेज में ठीक ठाक सीट मिल पाता है। तो ये फिल्टर आउट करने का यही एक अच्छा तरीका है कि आप बार बार उनको फिल्टर आउट करते जाइए। 3-4 चरण में एग्जाम लीजिए और लास्ट में फिल्टर आउट करके। और उसके बाद मैं एक चीज और कहूंगा जो कि एडवांस के लिए भी, आईआईटी के लिए भी और नीट के लिए भी, कि लास्ट में जो 17,000 बच्चे हैं या जो एनआईटी कॉलेज के लिए भी जिनका एडमिशन होता है उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं, और यहाँ जो 30,000 बच्चे निकल रहे हैं इनका भी मैं बोल रहा हूं कि इनको लास्ट में चाहिए तो एक इंटरव्यू भी रखिए, ठीक है। और उसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रखिए। ये 2 चीज आप कर सकते हैं। इंटरव्यू रखिए सबसे लास्ट में, और इसके पहले एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जहां पे बकायदा उसको बच्चे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो कि पहले होते थे मेरे टाइम पे 93-94 में, जो आईआईटी एडवांस और आईआईटी मेंस उस टाइप के, उस समय कुछ और, इसका मेंस वाला का कुछ और स्क्रीनिंग कुछ टेस्ट नाम था, आईआईटी स्क्रीनिंग ऐसा कुछ नाम था, ये IIEEE नाम था, यस। तो उस समय जो एडवांस एग्जाम होते थे जिसमें मैं सक्सेस नहीं कर पाया, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने होते थे। मतलब आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया और उसका आप सॉल्यूशन वहां कीजिए, जैसे हम लोग 10th बोर्ड में या इंटर बोर्ड में जैसे हम लोग लिखते हैं उस टाइप से। तो उस टाइप का भी टेस्ट, क्योंकि इसमें तो बच्चा अगर कॉपी करके या स्कैम करके पास हो रहा है ये सभी चरण में, तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में तो पक्का फेल होगा, क्योंकि उसको आप लिखना पड़ेगा। वहां आसानी से नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आसानी से A मार दो, B का 2 ऐसा मार दो। ये करना बहुत इजी है, लेकिन ये करना मुश्किल होगा। अगेन यहाँ भी स्कैम किया जा सकता है, स्कैम कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन जितना ही आप बार बार फिल्टर आउट करेंगे, बार बार उसको बैरियर डालेंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे वो बच्चा फंसेगा। उसके बाद
यहाँ पे भी स्कैम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इतने सारे लेवल पे जब मैनेज किया जाएगा तो वो खुद भी, वो बच्चा भी, और जो मैनेज कर रहे हैं उसके पेरेंट्स और जो अधिकारी, जो ऑफिसर्स हैं, चाहे जो स्टाफ हैं, वो भी पकड़े जाएंगे, कहीं ना कहीं स्टेप्स में पकड़े जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब वही है। उसके बाद कहीं पे अगर बच्चा अगर क्लियर लग रहा है कि ये स्कैम किया है, खासकर इंटरव्यू में या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, अगर मालूम पड़ रहा है कि लड़का स्कैम करके इस स्टेप में पहुंचा है, तीसरे चरण में पहुंचा है या दूसरे चरण, तो उसको पक्का कुछ पनिशमेंट भी देना है। और पनिशमेंट के अलावे उसके थ्रू उस ऑफिशियल के पास पहुंचना है जिसके थ्रू स्कैम करवा रहा है, या उस एजेंट, जैसे कि अभी सुनते हैं कि कुछ 15 लोग पकड़े गए, तो उन लोगों को पकड़ना है और उनको बकायदा पनिशमेंट देना है, उनको जेल भेजना है। कैंडिडेट को भी जेल भेजने की जरूरत है, कैंडिडेट को भी एक सप्ताह के लिए 10 दिन के जेल भेजिए। इसी बात में मेरा लड़का एग्री नहीं हुआ कि यार 15-16 साल का लड़के को या लड़की को आप जेल भेजोगे। तो मैं बोला कि क्या, अगर वो स्कैम कर रहा है, अगर चोरी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो क्यों नहीं उसको, उसके पेरेंट्स भी अगर मिले हैं तो उनको भी, जो भी अधिकारी स्टाफ हो चाहे ऑफिसर हो, जो भी मिला हुआ है सबको जेल में डालने की जरूरत है। नहीं तो कैसे करप्शन और कैसे स्कैम सब रुकेगा। तो ये मेरे कुछ अपने विचार थे दोस्तों, कुछ अच्छे भी लगे होंगे विचार, कुछ आपको बुरे भी लगे होंगे। जैसा कि मेरा लड़का भी बोला कि यार ये जेल में डालने वाला जो बात है वो काफी हार्ड है, इतना हरेस नहीं हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एनटीए हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी हो। लेकिन मेरे हिसाब से कोई अगर स्कैम कर रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा है, सेंटर पे मैनेज कर रहा है, तो अगर मालूम पड़ता है कि ये बंदा ऐसा कर रहा है तो उसको पक्का मेरे हिसाब से जेल में डालने की जरूरत है। तो ये मेरे कुछ आइडियाज थे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मेरे कुछ आइडियाज आपको अच्छे भी लगे होंगे, कुछ बुरे भी लगे होंगे। बाकी आपको कैसा लगा मेरे आइडियाज उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि मेरा जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।